हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके सिलेबस के एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है सदिश एवं अदिश राशियाँ, वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सभी के सभी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर से कम एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, फिर भी इस चैप्टर को मैं 2 लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। 2 लेक्चर इस चैप्टर की थ्योरी को पढ़ाने में मैं लेने वाला हूं, साथ ही साथ बाद में 2-3 लेक्चर और होंगे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, खूब ध्यान से आइए, हमारे साथ स्टार्ट करिए। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है सदिश एवं अदिश राशियाँ, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। शार्ट में इसको वेक्टर्स एंड स्केलर्स के नाम से भी जाना जाता है। आइए पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में जो भौतिक राशियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश से बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान देना, भौतिक राशियां जिसको इंग्लिश से हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, 2 भागों में डियर स्टूडेंट्स ने क्या किया गया है, बांटा गया। बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही आसान से बातों को सुनते चलिएगा और जो भी कहेंगे उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अभी बच्चों हम मात्रक के आधार, देखो मात्रक के आधार पर और राशियों के आधार पर अलग है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक जो होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। ध्यान देना, क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है, या अदिश राशियाँ बोल सकते हैं, जिनको हम लोग डियर स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटीज कह सकते हैं। दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशियाँ। क्या बोलेंगे? सदिश राशियाँ, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं या वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी तक आप लोगों ने केवल इतना सीखा होगा कि अदिश राशियाँ अर्थात वे राशियाँ जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, ठीक है, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। ऐसा केवल आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेक्टर इतनी आसान चीज़ नहीं है। वेक्टर अभी आगे चल के जब अप्लाइड मैथ्स पढ़ेंगे, मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, तो वहाँ काफ़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अदिश राशियाँ का मतलब वे राशियाँ जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे बच्चों केवल परिमाण होता है। केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन कह सकते हैं। समझाते हैं, परेशान ना होइएगा, नो डायरेक्शन। ठीक है, और ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सदिश राशियों का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ध्यान दो, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। ठीक है, समझते चलिएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं परिमाण दिशा के साथ। परिमाण तो होगा, लेकिन क्या होगा उसके साथ, दिशा भी होगी। परिमाण प्लस दिशा होगी, तो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि यार ये एक नया वर्ड जो हमारे पास ये हो रहा है, जो यूज़ हो रहा है, परिमाण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, परिमाण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। समझते चलिएगा, मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, हम कैसे जानेंगे? क्या हमें रटना पड़ेगा क्या कि ये राशि अदिश है, ये राशि सदिश है? हाँ, एक दो एक्सेप्शन है, उनकी बात अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग कैसे जान पाएंगे? जैसे मान लीजिए किसी क्वांटिटी, किसी राशि की बात हो रही है, तो हम कैसे जानें कि इसमें डायरेक्शन क्या है,
इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, परिमाण क्या है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण क्या है और दिशा क्या है, दिशा का क्या मतलब है, क्या उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है, कब कब नहीं पड़ता है, वो समझाने का प्रयास करूँगा। समझिएगा परिमाण। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे आप कहते हो कि आज हमें अपने घर से 10 किलोमीटर दूर अपने कॉलेज जाना है, ठीक है, स्कूल जाना है। तो जब आप ये 10 किलोमीटर बोलते हो तो ये जो 10 आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसको आंकिक मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? इसको आंकिक मान कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अरिथमेटिक वैल्यू बोल सकते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू इसको हम लोग बोल सकते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो किलोमीटर होता है बच्चों, ये इसका मात्रक होता है जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यूनिट कहते हैं। अब यही जो आंकिक मान होता है, ठीक है, यही जो आंकिक मान होता है, यही आंकिक मान डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड कहा जाता है। यही क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम ये बोलें कि किसी का जो वेट है या किसी का जो मास है वो 50 kg है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? यही जो 50 है वही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब यही इसका क्या है? परिमाण है। मींस जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही उसका परिमाण होता है। तो जाहिर सी बात है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, उन सभी की सभी भौतिक राशियों में परिमाण तो होगा ही होगा, क्योंकि जब हम किसी का वजन नापेंगे तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, हम कोई दूरी तय करेंगे कुछ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, घर में कितना इलेक्ट्रिक करंट आ रही है उसकी कुछ न कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, 10-20 वोल्ट आ रहा है, 90 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, 120 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, तो कुछ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। वही जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उन सभी के सभी में मैग्नीट्यूड जरूर से जरूर होगा। क्लियर हो गया। अब बात होती है डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन को समझने का प्रयास करिएगा। क्या इफेक्ट पड़ता है डायरेक्शन का? क्या इफेक्ट पड़ता है डायरेक्शन का, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो डियर फ्रेंड्स, आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि जो डिस्टेंस है, ध्यान दो, डिस्टेंस, डिस्टेंस जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों चाल है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। जैसे बच्चों विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा याद रखिएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये सब जो है डियर स्टूडेंट्स क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहला नाम आता है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे वेग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वेलोसिटी कहते हैं। जैसे संवेग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। ये सब जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सी क्वांटिटी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर और वेक्टर में कैसे हम एक रिकॉग्नाइज करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास डिस्टेंस है, इसी पे चर्चा करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास बच्चों क्या है? डिस्टेंस है। समझने का प्रयास करिए, डिस्टेंस जिसको हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। दूसरा बच्चों क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान से समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम लोग विस्थापन कहेंगे, ठीक। समझने का प्रयास करें। तो आपको ये पता है कि ये जो दूरी है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है माने सदिश राशि है। इसका मतलब ये है कि जब ये सदिश राशि है तो ये बच्चों क्या है? विद डायरेक्शन है। ये क्या है? विद डायरेक्शन है। और इसका मतलब क्या है? इसमें नो डायरेक्शन, इसमें नो डायरेक्शन, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है और इसमें डायरेक्शन है। समझने का प्रयास करो। तो अगर इसमें डायरेक्शन नहीं है तो कैसे नहीं है डायरेक्शन भाई, कैसे हम लोग जानेंगे? और इसमें डायरेक्शन है तो कैसे है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशन सबको पता है, कई सारी राशियां भी आपको पता है कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, इसमें किसी कोई समस्या नहीं है। तो आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन में डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन अर्थात दिशा नहीं बताई जाएगी तो किस तरीके से हमारे स्टेटमेंट का अस्तित्व बदल जाएगा, किस तरीके से जो हम बताना चाह रहे हैं उसको हम बता
नहीं पाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को जिस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी ये आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हुआ है फिजिक्स का। अभी तक मैं आपको मैथ्स का ही लेक्चर प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन लगातार तो आपका कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाए, तो हमने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, तभी मज़ा आता है। चर्चा हमारी किस पे होने वाली है? डिस्टेंस पे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी बोलते हैं। ठीक है, और हमारी चर्चा किस पे होने वाली है? विस्थापन पे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, विस्थापन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, इन दोनों बातों पर हमें चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है? कि कैसे हम ये समझ पाएंगे कि इसमें डायरेक्शन है, कैसे हम ये समझ पाएंगे कि इसमें डायरेक्शन नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए डियर स्टूडेंट्स कि आप अपने घर से निकले हैं और फर्स्ट टाइम आप अपने कॉलेज जा रहे हैं, अपने कॉलेज जा रहे हैं। ये आपका मेन रोड है, ये मेन रोड है। यहाँ से इधर की तरफ 100 मीटर की डिस्टेंस पे आपका कॉलेज है। क्या है? कॉलेज। और यहीं से 100 मीटर की डिस्टेंस पर मान लीजिए यहाँ पर हॉस्पिटल है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? हॉस्पिटल है 100 मीटर की डिस्टेंस पे। और फिर यहीं से 100 मीटर की डिस्टेंस पर कुछ और है, ऐसे इस तरीके से सड़क है। अब सपोज कर लीजिए, समझने का प्रयास करिएगा। सपोज कर लीजिएगा कि आप अपने घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए फर्स्ट डे। आपको पता है किसी रोड पे हमारा कॉलेज है, ये नहीं पता है, आपने कॉलेज देखा नहीं है कहाँ। आपने सोचा कि चलेंगे, वहाँ पर एक बताया गया है कि यहाँ पर एक चौराहा टाइप के पड़ेगा, इस तरीके से चौराहा बना देते हैं। यहाँ जा कर के आप पूछ लीजिएगा, यहाँ आपको बता दिया जाए कितना दूर आपका कॉलेज है। ठीक है, अब आप घर से निकलते हैं, यहाँ पर आकर के पहुँचते हैं। जब यहाँ आकर के पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक कोई पर्सन है, कोई आदमी है, जिससे आप पूछते हैं कि भाई हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद, सपोज कर लीजिए, ऐसा पूछते हैं। वहाँ हमें जाना है, बताइए यहाँ से कितना दूर है? तो वो आपसे बोलता है कि भैया बस आप पहुँच गए हो, केवल 100 मीटर 100 मीटर और चले जाओ, आप अपने कॉलेज पे पहुँच जाओगे। आपने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और यहाँ से आपने दौड़ लगा दिया, 100 मीटर आप चले आए। अगर यहाँ से दौड़ लगा के आप 100 मीटर बच्चों चले आए तो आप कहाँ पहुँच गए? आप तो अस्पताल पहुँच गए। ठीक है, अस्पताल पहुँच गए। पहुँचना कहाँ था? कॉलेज, पहुँच गए अस्पताल। ऐसी समस्या क्यों हुई? इस पॉइंट से आपको 100 मीटर चलना था। 100 मीटर की जो दूरी थी डियर स्टूडेंट्स, 100 मीटर की जो दूरी थी, जो डिस्टेंस थी, वो दूरी तो आपने ट्रेवल की है, बट आपने इस आदमी की पूरी बात नहीं सुनी। उसका कहना था कि आप यहाँ से राइट मूव करिएगा, और जब राइट मूव करेंगे, दाहिने घूमेंगे, तब 100 मीटर जाएंगे, तब अपने कॉलेज पे आप जा कर के पहुँच जाएंगे। इसका मतलब आपने दूरी तो तय की, डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, 100 मीटर दूरी चली गई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचे, मीन्स जहाँ आपको पहुँचना चाहिए था, जहाँ आप जाना चाह रहे थे, वहाँ आप नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना था, किसी निश्चित दिशा में हमें जाना था। जिस निश्चित दिशा में हमें जाना था, हम उस निश्चित दिशा में दूरी नहीं तय किए, इसीलिए हम अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँचे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब दूरी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है तो उस सिचुएशन में उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब यहाँ से उसको 100 मीटर पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होना था। समझ में आ रही बात ना? तो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी को दूरी तय करनी होगी
तब वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्शन के अभाव में हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम लोग चाहते थे। यहाँ पर वो क्यों चला गया, क्योंकि उसने पर्टिकुलर डायरेक्शन का यूज नहीं किया। तो दूरी तो तय किया लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं गया। यहाँ से अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में दूरी तय किया होता तो अपने कॉलेज को पहुंच जाता, और उस सिचुएशन में उसको क्या कहते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपसे रोज कहा जाए कि भाई आप सुबह उठ करके 2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक किया करिए। तो मॉर्निंग वॉक 2 किलोमीटर करना है तो आपके घर से कई सारी सड़कें, आप किसी भी सड़क पे जा करके मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं 2 किलोमीटर, तो वो आपका मॉर्निंग वॉक हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, मेरा घर है यहाँ पर और मेरे घर रोज आया करो और फिर वहाँ से लौट के अपने घर आया करो, 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने आपको फ्री नहीं छोड़ा। आपको 2 मीटर चलने के लिए तो उन्होंने 2 किलोमीटर या 200 मीटर चलने के लिए बोला तो, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए बोल दिया, तो वह डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर हो गई बातें? ये तो सिंपल सी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी वेक्टर और स्केलर को जो है डिफाइन करने के लिए और भी सारे क्राइटेरिया होते हैं। त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम भी वो सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का भी अपना एक डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है ना। लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। अभी जो बेसिक सी डेफिनेशन थी, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अभी आप लोग क्लियर हो गए कि अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है। हमने पूरा प्रयास किया कि जितना आप लोग छोटी क्लास में पढ़े हैं, केवल डेफिनेशन पढ़ करके आगे निकल जाते हैं, उससे कुछ आगे बढ़ के आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा सदिशों का निरूपण। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है सदिशों का निरूपण। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे उन्हें लिखा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, जो हमारी सदिश राशियां होती हैं, उनको एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा दिखाया जाता है। सुनते चलिएगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसको डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं दिष्ट रेखाखंड। दिष्ट रेखाखंड, वेक्टर को हमेशा एक दिष्ट रेखाखंड के द्वारा दिखाया जाता है। कैसे, ये देखिए, ऐसे खींच लेते हैं, ये वेक्टर को दिखाने का तरीका होता है। इसको बच्चों इसका हेड बोलते हैं, इसको कुछ लोग बाड़ाग्र भी बोलते हैं, शीर्ष भी बोलते हैं, और ये इधर वाला जो पोर्शन होता है इसको इसका टेल या इसको इसका पुच्छ बोलते हैं। इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, तो इसको ऐसे करके वेक्टर ए बी ऐसे करके इसको लिखा जाता है। अगर इस ए बी को ए से केवल दिखा दें तो इसको बच्चों हम लोग वेक्टर ए से भी दिखाते हैं। अब बात ये होती है कि इसमें क्या चीज़ है, किस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करती है। देखो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जो लाइन सेगमेंट होती है, कोई भी जो रेखा खंड होती है, वो किसी न किसी रेखा का एक भाग होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा दिष्ट रेखा खंड है, ये एक रेखा का भाग होता है, जिसको बच्चों लाइन ऑफ सपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ सपोर्ट कहा जाता है। सुनते चलिए, एकदम मस्त पढ़ाऊंगा। अब इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप ए बी दिख रहा है, इस एरो की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसकी जो लेंथ है बच्चों, वो क्या करता है, मैग्नीट्यूड को दिखाता है। किसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है। जितनी लंबी ये लाइन है, जैसे मान लीजिए ये लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको दिखा रही है,
डिस्प्लेसमेंट को ये डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसकी जितनी लेंथ होगी, इसका मतलब अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है या 2 मीटर है तो मान लो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। रूल यही होता है, लेकिन आपको पता है कि 2 किलोमीटर या 2 मीटर की लाइन हम लोग अपनी कॉपी में ड्रा नहीं कर सकते हैं। 2 किलोमीटर की लाइन हमें बनानी होगी तो हम नहीं बना सकते हैं, तो उस सिचुएशन में मात्रक मान के इसको बनाया जाता है और ये माना जाता है वही चीज़ लिखी हुई है। अब ये जो इसका हेड है, इसका जो हेड है, जो इसका शीर्ष आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्या करता है, इस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जैसा हमने आपको सिखाया, इस तरीके से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, किसी भी सदिश राशि को रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है। क्लियर हो गई बातें? अभी तक आप लोगों को हमने क्या समझाया, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, एग्जाम्पल लेकर के अदिश राशि और सदिश राशि को अच्छे से हमने क्लियर करने का प्रयास किया, जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया। फिर मैंने डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझा दिया कि सदिशों का निरूपण कैसे किया जाता है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। क्लियर है बातें? अब हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स सदिशों के प्रकार। कुछ मुख्य प्रकार ही हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, उन्हीं पर हम लोग थोड़ा थोड़ा डियर स्टूडेंट्स चर्चा कर लेते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल और केवल 2-3 सदिशों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद फिर कुछ और भी नियम है जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स हमारा सदिशों के प्रकार, जिसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। समझिएगा, सदिशों के प्रकार, आराम से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे, सदिशों के प्रकार, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार, उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेक्टर्स जो होते हैं उनको कई कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। बट अभी जो हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बिहाफ पर हमको कुछ सदिशों के बारे में पढ़ना है। जैसे शून्य सदिश क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, सदिश का मैग्नीट्यूड मापांक निकाला कैसे जाता है। ठीक है, जैसे कोई वेक्टर लिखा हुआ है, सपोज वेक्टर ए इक्वल टू बच्चों लिख दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर को लिखा जाता है। i, j और k जो होते हैं ये 3D में बच्चों x एक्सिस और y एक्सिस पे जो यूनिट होती है, एकांक लंबाई को i, j और k से दिखाया जाता है। तो ऐसे कोई वेक्टर मान लीजिए लिखा हुआ है, तो इसका मापांक कैसे निकाला जाता है, इसका मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है। इसके मापांक को बच्चों इसे मॉड ए से दिखाते हैं और ये इक्वल होता है इसे 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये इसके मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका होता है। अब आइए जब फार्मूला समझना चाहते हो तो मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है और वो लिखा बच्चों xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है, प्लस zk कैप, इस तरीके से लिखा हुआ है कोई वेक्टर है आपके पास। ठीक है, अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये मॉड है, तो इसका फार्मूला होगा √x² प्लस y² प्लस z²। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पर सिखा दिया। तो आइए कुछ मुख्य सदिशों की बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कि कुछ मुख्य सदिश जो हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी वो कौन है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स शून्य सदिश की। शून्य सदिश समझिएगा, शून्य सदिश जिसको हम लोग जीरो वेक्टर, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, जीरो वेक्टर और इसको डियर स्टूडेंट्स नल वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा शून्य सदिश अर्थात नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है। नॉर्मल सी बात होती है, ऐसा सदिश, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी राशि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जो है, जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। परिमाण समझ रहे हो आप लोग क्या होता है, जिसका परिमाण डियर स्टूडेंट जीरो हो, उस प्रकार के सदिश को हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश को जनरली ऐसे वेक्टर ए ए, वेक्टर बी बी, है ना, या वेक्टर जीरो से दिखाया जाता है। ए का क्या मतलब है कि जब आप कह रहे हो बच्चों वेक्टर ए ए, जैसे भी मैंने आपको दिखाया था ये लाइन था,
यहाँ पॉइंट ए था, यहाँ पॉइंट बी था, तो वेक्टर ए बी बोले थे तो ए और बी की कुछ डिस्टेंस थी, यही इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा था। अगर हम ए ही बोल रहे हैं, इसका मतलब इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो जब वो एक पॉइंट को दिखा रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? उसका मैग्नीट्यूड जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा? 0 होगा। और अगर मैग्नीट्यूड 0 होगा तो उस प्रकार के वेक्टर को, उस प्रकार के सदिश को हम लोग शून्य सदिश के नाम से जाना करते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो शून्य सदिश क्या होता है आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सुनिएगा। अगला सदिश जो है डियर स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं एकांक सदिश या एकक सदिश बोलते हैं। एकांक सदिश क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? एकांक सदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, देखिएगा, कहते हैं ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना हो? 1 हो, इस प्रकार के सदिश को, इस प्रकार के वेक्टर को एकांक सदिश कहा जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं हम? कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका जो परिमाण होगा, ठीक है, इसका जो क्या होगा? परिमाण होगा, वो कितना होगा? 1 होना चाहिए। अगर परिमाण 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकांक सदिश। कहोगे सर कोई एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से स्पष्ट करिएगा एग्जाम्पल देख के। जैसे मान लो वेक्टर ए इक्वल टू आपने लिख दिया 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। समझिएगा, ठीक। अब अगर हम मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? मीन्स इसका मापांक, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। समझिएगा, सॉल्व करोगे यहाँ 1/3 आएगा प्लस 1/3 प्लस 1/3 आएगा, फाइनली बच्चों 3/3 आएगा, मीन्स 1 आएगा। तो आप देखिए ये जो वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? समझने का प्रयास करो। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो परिमाण है वो कितना आ गया? 1 आ गया। अगर 1 आ गया तो इसलिए कौन सा वेक्टर है? ये डियर स्टूडेंट्स हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर माने एकांक सदिश है। क्लियर हो गई बातें? अब यहाँ पर एक बड़ा ही मज़ेदार सा नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग, कि जो यूनिट वेक्टर होता है, ध्यान दो, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप आर बी कैप, मतलब कैप लगा के दिखाते हैं। समझ गए बात को? अब देखो अगली चीज ये है कि इफ वेक्टर ए इज एनी वेक्टर, ए इज एनी वेक्टर, वेक्टर ए जो है बच्चों क्या है? कोई वेक्टर है। तो अगर हमें ए कैप निकालना है तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या रीजन है इस फार्मूले का मैं आपको समझाता हूँ और एक एग्जांपल से भी आपको स्पष्ट करता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा वेक्टर ए है तो ये कोई वेक्टर रहा होगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा, 10, 20, 50 कुछ भी मैग्नीट्यूड रहा होगा। अगर हम इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, जैसे 5, इसका मैग्नीट्यूड 5 था और हमने इस वेक्टर को उठा के 5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब जब इसका मैग्नीट्यूड डियर स्टूडेंट्स 1 हो गया तब तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। इसीलिए जब हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? उस वेक्टर को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? उसके मापांक से, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? उसकी उसी डायरेक्शन में या उसी का हमें एकांक सदिश मिल जाएगा। इसका यूज होता है। वैसे वेक्टर और प्रकार के होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए और सारे प्रकार हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा कि कैसे किसी वेक्टर का यूज करते हुए हम लोग उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि हमारे पास एक वेक्टर ए दे दिया गया 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, है ना। अब कह रहा है कि इसी के लिए आप एकांक सदिश निकालिए। ए कैप का मतलब क्या बच्चों? इसी का आप यूनिट वेक्टर निकालिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला मैंने बताया कि ए कैप इक्वल होगा बच्चों वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए की, हमने बताया। तो पहले हमें क्या चाहिए? मॉड ऑफ वेक्टर ए चाहिए। कैसे निकलेगा? ये देखो
2 का स्क्वायर, फार्मूला बताया मैंने आपको, 1 का स्क्वायर प्लस बच्चों किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना आएगा, 4 + 1 + 9 4 13 1 14 अंडर रूट 14। ठीक है, समझ आ रहा है। तो फाइनली मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है आपको वो रूट ओवर कितना मिल गया बच्चों, 14 मिल गया। क्लियर है बातें। अब आपको क्या चाहिए, इस वेक्टर का, इस सदिश का एकांक सदिश चाहिए। इस वेक्टर का डियर स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ए का एफ हमें चाहिए, तो फार्मूला क्या है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो क्या होगा बच्चों, तो यहां पर 1/√14 लग जाएगा और अंदर आप लिख लेंगे 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। अब a कैप इक्वल टू हो जाएगा 2/√14 i कैप प्लस 1/√14 j कैप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्लस 3/√14 k कैप। ये हमको यहां से क्या मिल जाएगा, हमें इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो प्रोसेस आपको डियर स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं, उसको काफ़ी डिटेल में हमने आपके साथ डिस्कस किया। डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन के अभाव में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्या समस्याएं आती हैं, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। वेक्टर्स अर्थात सदिश को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कौन सी चीज़ किस बात को दिखाता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया सदिशों के प्रकार पर, मीन्स टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे, जिसमें मैंने आज के इस लेक्चर में आपको 2 टाइप्स के वेक्टर्स पढ़ाए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वेक्टर्स और सारे प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे वेक्टर तो उसमें डिटेल में और ज़्यादा आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ फिजिक्स में आपके सिलेबस में जितना था उतना मैंने आपको बता दिया। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अभी यहाँ से तो क्वेश्चन थोड़े कम बनेंगे, इसके बाद के जो टॉपिक हैं वहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में और सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। उसके बाद फिर इस चैप्टर की एक्सरसाइज में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है डियर स्टूडेंट्स तो अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा बच्चे इस फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।